गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लेसन 7 प्रथम विश्व युद्ध पढ़ रहे थे, तो उसी लेसन को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे अति राष्ट्रवादी भावनाएं और सैन्यवाद। 19वीं सदी के अंत में जैसे जैसे यूरोपीय राज्य स्थापित होने लगे, उन देशों की सरकारों ने लोगों को अपने राष्ट्र को सर्वोच्च बनाने के लिए उकसाया। 19वीं सदी की स्थिति को बताया कि यूरोप जो राज्य था उसे ये यूरोपीय राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से उन देशों की सरकारों ने बहुत ही प्रयास किया और उन राष्ट्र को सर्वोच्च बहुत अच्छा बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी लोगों को उकसाया। सारे राष्ट्र यही मानने लगे कि जिसके पास सबसे अधिक भूमि होगी, सबसे अधिक उपनिवेश होंगे, वही सर्वशक्तिमान होगा, और जो ऐसा नहीं करेगा उसे दूसरे ताकतवर देश कुचल जाएंगे। यहाँ किस तरीके से शक्तिशाली देश उभरने की स्थिति को बताया है कि जब सारे राष्ट्र अपने लिए आवश्यक चीज़ें भूमि जैसे और जिसके पास सबसे अधिक उपनिवेश होंगे, मतलब शासित करने वाले देश होंगे तो वो देश होगा, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा। और अगर ऐसा वो नहीं कर सकता है तो वह ताकतवर या शक्तिशाली देशों से कुचला जाएगा। दूसरी ओर कई नए समुदाय जिनकी अपनी भाषा या धर्म था, अपने आप को राष्ट्र मानकर अपने लिए स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए संघर्ष करने लगे। एक तो हम पहला पक्ष देखें, अब हम दूसरे पक्ष में देखते हैं कि एक नए समुदाय जिसके पास अपने स्वयं की भाषा भी थी और स्वयं के धर्म भी थे, तो वो देश अपने आप को स्वतंत्र राज्य बनाने के उद्देश्य से वो भी काफ़ी संघर्ष कर रहे थे। इनमें प्रमुख थे पोलिश, चेक, हंगरी, स्लाव तथा यहूदी। इनमें से किसी का अपना स्वतंत्र राज्य नहीं था। मध्य यूरोप में ऐसे अनगिनत समूह राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित होकर वर्तमान साम्राज्य को तोड़कर अपने अपने स्वतंत्र देश के निर्माण के लिए प्रयास करने लगे। ये मध्य यूरोप में ऐसे बहुत सारे देश थे जो अपने लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे। तो ये किससे अपने आप को इंस्पायर कर रहे थे? राष्ट्रवादी। वो उन लोगों से जो देश के प्रति निष्ठा है, देश के प्रति प्रेम है तथा वो देश के लिए या देश के जो सिद्धांत है उस पर चलने के लिए तत्पर है। तो उन्होंने उन चीज़ों से, उन विचारों को अपनाया, उनसे प्रेरित होकर वह साम्राज्य को अपने साम्राज्य को वो बनाने के या निर्माण करने की ओर प्रयास करने लगे। इसका सीधा प्रभाव जर्मन, ऑस्ट्रियाई, रूसी तथा तुर्की साम्राज्य पर पड़ा। लेकिन समस्या यह थी कि एक ही भाषा बोलने वाले दूर दूर के इलाकों में बटे हुए थे। समस्या क्या थी कि उनके पास भाषा तो एक बोलने वाले थे, लेकिन उनका जो क्षेत्र था वो बोलने वाले लोग दूर दूर क्षेत्रों में बटे थे। हर राष्ट्र के लोग यह चाहने लगे कि इन सारे इलाकों को एक राष्ट्र के तहत लाया जाए। जो बिखरे हुए थे या जो एक ही भाषा बोलने वाले वे लोग जो दूर दूर बिखरे हुए थे, उन लोगों को एक जगह लाया जाए और उनके लिए एक राष्ट्र बनाया जाए। ऐसा करने में समस्या यह थी कि उन्हीं इलाकों में दूसरी भाषा बोलने वाले भी रहते थे। साथ ही साथ केवल वही भाषा बोलने वाले नहीं थे, उनके साथ और भी कई अन्य भाषा बोलने वाले लोग भी थे। इन सब बातों के कारण यूरोप की राजनीति में उथल पुथल मचा रहा, क्योंकि यहाँ भाषाओं की भिन्नता को देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक दूसरे से या एक दूसरे के आसपास होने से राजनीति में उथल पुथल बना रहा। देश के अंदर और एक दूसरे के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। यह स्थिति देश के अंदर तनाव का रूप ले रहा था। सभी लोग यही मानने लगे कि इन सब समस्याओं का समाधान युद्ध के माध्यम से ही हो सकता है। तो जो ये समस्याएं उत्पन्न हो रही थी या क्षेत्र बनाए जाने के लिए जो समस्याएं उत्पन्न हो रही, तो इनके यह एक सीधा उन्होंने समाधान अपने लिए निकाला कि युद्ध के माध्यम से ही किया जा सकता है। अब हम आगे देखेंगे राष्ट्रीयता की संकुचित भावना। जो राष्ट्र के प्रति जो भावना थी वो कैसे थी? संकुचित थी। वो फैले हुए नहीं थे। स्वार्थ मतलब अपने हित के लिए, आर्थिक हित, अपनी जो आर्थिक हित या आवश्यकता है उसके लिए, और
कूटनीति इतनी बढ़ गई थी कि शांति की बात करना बेमानी हो गई थी। मतलब यहाँ स्थिति ऐसे बढ़ गई थी कि एक दूसरे के प्रति कोई ऐसी भावना ही नहीं थी, बल्कि सब क्या है अपनी भावना या अपनी जो कटु सोच थी उस बात को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। लोग सबके हित की बात या शांति की बात करना वहाँ क्या था, बेवकूफ़ी था। शांति और सद्भावना, शांति के लिए और सद्भावना सबके प्रति समान भाव के स्थान पर आशंका उत्पन्न हो गई। मतलब किसी भी बात को लेकर या कोई भी कुछ बोलता तो उसके प्रति क्या थी, आशंका उत्पन्न हो रही थी। भय और द्वेष की भावना बढ़ गई थी। ऐसी स्थिति में शांत चित्त से सोचना किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यंत कठिन था। इस ये भावना जो थी क्या है, देश के प्रति जो शांति, सद्भावना, आशंका, जो भय, द्वेष, ये चीज़ें इतनी बढ़ गई थी कि मनुष्य शांति भाव से या शांत मन से सोचने के लिए वह या राष्ट्र के प्रति वो सोचने के लिए बहुत ही कठिन हो रहा था। इस समय कई लोग डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित थे और वे सामाजिक डार्विनवाद में विश्वास करते थे। अर्थात वे सोचते थे कि योग्यतम राष्ट्र ही बचेगा और उन्नति करेगा। उनकी ये सोच आगे थी कि वही देश बचेगा या उन्नति करेगा जो क्या है, योग्य हो, और वही उन्नति या प्रगति कर सकता है। अतः यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि संघर्ष जीवन का प्राकृतिक नियम और विकास के लिए आवश्यक है। यह क्या है, अत्यंत विश्वास माना गया है, विश्वसनीय माना गया, जिससे क्या है, जीवन में जो कुछ करना है वह संघर्ष से ही किया जा सकता है, और यही प्रकृति का नियम है, जिसके लिए क्या है, आवश्यक है, विकास आवश्यक है। विभिन्न राष्ट्र के लोग अपनी अपनी संस्कृति को उत्कृष्ट समझते थे। उत्कृष्ट मतलब बहुत ही अच्छा मानते थे, और कमजोर राष्ट्र पर शासन करना अपना कर्तव्य मानते थे। जो राष्ट्र कमजोर था उसे क्या है, वो उन पर शासन करना वो अपना कर्तव्य समझते थे। इसी बहाने अन्य जातियों पर अपना प्रभाव स्थापित करने की चाहत से मानवता की भावना कमजोर पड़ने लगी, और नरसंहार से लोगों की नैतिक भावना को अधिक ठेस नहीं पहुंचती थी। इसी तरीके क्या है, इसी तरह अन्य जो भावना उत्पन्न हो रही थी जातियों के प्रति, वो स्थापित करने की चाहत में मानव की क्या है, जो भावना है वो क्या है, कमज़ोर होने लग रही थी। और जैसे कि नरसंहार से लोग, मतलब जिसमें लोगों की मृत्यु हो जानी, ऐसी स्थिति लोगों की जो नैतिक भावना को अधिक ठेस नहीं पहुंचाती थी। अपने लाभ के लिए सैनिक बल के प्रयोग में कोई अनुचित नज़र नहीं आता था। जब सब लोग यही मानने को तैयार बैठे हों कि संसार हमारे लिए है, हमें सारी दुनिया पर राज करना है, तो यहाँ क्या है, अपने लाभ के लिए, मतलब वो सैनिक बल का प्रयोग करने में कोई औचित्य, मतलब कोई ऐसी बुरी बात नहीं समझते थे, जब तक लोग यह तैयार न बैठे, मान न ले कि संसार क्या है, हमारे लिए है और हमें दुनिया पर क्या करना है, राज करना है। विश्व में अपनी सभ्यता और धर्म का प्रचार करना है, तो एक दूसरे से टकराव बिना यह कैसे हो सकता है, युद्ध से कैसे बचा जा सकता है। ये क्या है, विश्व को फैलाने, बढ़ाने, प्रचार प्रसार, जिसमें सभ्यता और धर्म को लेकर के, जिसमें क्या है, विभिन्न धर्म, समुदाय, जाति के लोगों आपस में टकराव ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। और साथ ही साथ क्या है, युद्ध भी हो सकता है, लेकिन इस युद्ध से कैसे बचा जा सकता है। समाचार पत्रों का जनमत को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। समाचार पत्रों का जनमत को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो क्या है, समाचार पत्र, जनमत मतलब लोगों को प्रभावित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान, वो जिसके माध्यम से लोगों तो क्या है, समाचार पत्र हैं वो आसानी से उसे प्रभावित कर सकता है, उसे देख समझ सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय सभी देशों के समाचार पत्रों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। जो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो स्थिति उत्पन्न हो रही थी, वह क्या है, देश के समाचार पत्र, जिसमें क्या है, विभिन्न तरह के खबर सामने आ रहे थे, जिसमें उग्र जो भड़कीले राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया, जिसमें क्या है, जो उग्र, जो बहुत ही सशक्त या अपने जो भी निर्णय लेते हैं उसे वो काफ़ी प्रभावशील या प्रभावी बनाते हैं। तो ऐसे राष्ट्रवादी भावना जो रखने वाले थे उनके लिए यह काफ़ी बढ़ावा उत्पन्न कर रहा था।
इसके लिए उन्होंने घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जिससे जनता में उत्तेजना बढ़ी। मतलब जो समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने घटना को इतना प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जिसकी वजह से जनता क्या है, उत्तेजित हो गई। वह जानने के काफ़ी इच्छुक हो गई उसे समझने के लिए, और शांत समझौता करना कठिन हो गया। अब स्थिति क्या थी कि इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसे हम शांति तरीके से या शांत भावना से उसे समझा बुझा करके हल निकालना यह कठिन हो गया था, क्योंकि जो समाचार पत्र को जिस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा था वह काफ़ी भड़कीली तरक्की से थी। जब ब्रिटेन के समाचार पत्रों ने कैसर विलियम द्वितीय की नीतियों की आलोचना की तो जर्मनी की जनता ने इंग्लैंड को अपना शत्रु समझ लिया। जब यह समाचार पत्र में क्या है, कैसर विलियम के जो द्वितीय के जो नियम बने हुए थे उन नियमों की जब आलोचना की गई थी या उसे खंडित किया गया था, तो जर्मन की जो जनता थी वह इंग्लैंड को अपना क्या मान बैठी थी, शत्रु समझ लिया। इसी प्रकार जर्मन की जनता ने इंग्लैंड की जनता को उकसाया। इसी तरीके जो जर्मन की जनता ने इंग्लैंड की जनता को क्या है, क्योंकि वह एक दूसरे के क्या है, शत्रु मान बैठे थे, तो यह क्या है, उकसाने का काम करने लगे। फ्रांस और जर्मन के संबंध में समाचार पत्रों के कारण बिगड़े। यह जो क्या है, फ्रांस और जर्मन के जो संबंध थे वह किसके कारण, समाचार पत्रों के कारण ही बिगड़ गए। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या के पश्चात सर्बिया और ऑस्ट्रिया के समाचार पत्रों में एक दूसरे के खिलाफ कटुतापूर्ण लेख लिखे गए, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे उसकी क्या है, हत्या कर दी गई थी, जिसकी वजह क्या थी, सर्बिया और ऑस्ट्रिया में एक दूसरे के प्रति क्या है, इतनी मतलब द्वेष उत्पन्न हो गए थे कि वह समाचार पत्रों के माध्यम से वो एक दूसरे के लिए लेख लिखने लगे या कटु भावना उनके लिए लेख लिखते थे। इससे दोनों देशों में द्वेष उत्पन्न हो गया, मतलब एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत और नाराजगी उत्पन्न हो चुकी थी। अब आगे देखते हैं, सैन्यवाद भी अति राष्ट्रवादी भावना का परिणाम था। जो सैन्यवाद जो था, मतलब सैनिकों के द्वारा जो राष्ट्रवादी की जो भावना थी वह इसी का ही परिणाम था। हर देश इस समय अपने सैनिक बल को बढ़ाने तथा अपने देश को अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस करने में जुट गए। मतलब अपनी जो शक्ति थी, देश की जो शक्ति थी, वह सैनिक बल को इतना अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली बनाने में और अस्त्र शस्त्र के माध्यम से उसे जुटाने में, शक्तिशाली बनाने में काफ़ी अधिक तैयारी में जुट गए, जो कि क्या है, अत्याधुनिक मतलब नए नए तरीकों से शस्त्र हथियार बनाने शुरू कर दिए गए। देश के बीच होड़ सी लग गई कि किसके पास सबसे बड़ी सेना है, किसके पास सबसे अधिक युद्ध तोप हैं, किसके पास सबसे अधिक तोप आदि हैं। सैन्यवाद भावना न केवल शस्त्र भंडार निर्मित करती है बल्कि आम लोगों में एक सैनिक मनोदशा भी विकसित करती है। जो क्या है, जो सैन्यवाद है, जो सैनिक की जो भावना होती है या सेना की जो भावना होती है वह केवल क्या है, शस्त्र भंडार तक या मतलब शस्त्रों को इकट्ठा करने बनाने तक ही वह सीमित नहीं करती, बल्कि क्या बोला है कि आम लोगों में एक सैनिक मनोभावना, जो एक सैनिक मनोभावना, जो इच्छा, जो विकास है उसको भी बढ़ाती है, उसे फैलाती है। एक खास तरह के अनुशासन की भावना विकसित करती है, जैसे शासन व अधिकारियों की किस नीति पर प्रश्न करना और उनकी सब बातों को स्वीकार कर लेना और जो आदेश दिया जाता है उसे पालन करना। यह भी क्या है, एक सैनिक की जो अनुशासन है या जो विकसित हो रही है वह क्या है, एक शासन व अधिकारी को किस तरीके से उसे प्रश्न करना चाहिए, उसकी किस बातों को स्वीकार करना चाहिए या उसे जो आदेश दिया जाता है उसका पालन करना चाहिए। यह भी एक सैन्यवाद में आता है, यह सैनिक मनोदशा में आती है, यह विकसित होती है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध था। जो लोकतांत्रिक मतलब जिसको एक निश्चित अंतराल के बाद चुनाव की जाने वाली ऐसी शासन प्रणाली व्यवस्था की क्या था, ये विरुद्ध था, किंतु सैन्य शासकों के लिए बहुत उपयोगी होता है। जो सैन्य शासक मतलब सैन्य जो एक संगठन होती है, सेना संगठित होती है या उसके द्वारा जो शासन होता है वो बहुत ही उपयोगी होता है। सैन्यवाद एक तरह से लोकतंत्र को कमजोर करके अधिनायकवाद को सुदृढ़ करता है। तो यहाँ सैन्यवाद, जो सैन्य है या सैनिक है, वह क्या बताया गया है कि वह एक तरह से क्या है, लोकतंत्र को कमजोर करता है।
जिसकी वजह से क्या उत्पन्न होती है, अधिनायकवाद। अधिनायकवाद ये होता है कि जिसमें कोई व्यक्ति नियमों को अनदेखा करते हुए शक्ति या बलपूर्वक क्या करता है, शासन करता है, जिसको आप लोग तानाशाह के नाम से भी समझ सकते हैं। तो ऐसे जिससे क्या है, ऐसी व्यवस्था जिससे क्या हो जाती है, लोकतंत्र कमजोर हो जाती है। अगर सोचिए, अगर इस तरीके से अगर तानाशाह अगर समाज में या लोकतंत्र में स्थापित हो जाए तो वह कैसे सुदृढ़ हो या सही तरीके से चल सकता है। इस प्रकार सैन्यवाद के दो विशेष पक्ष होते हैं। एक ओर सैनिक शक्ति और शासकों को अंबार को बढ़ाना, और दूसरी ओर लोगों में राज्य की नीतियों को बिना सवाल के स्वीकार करने के लिए तैयार करना। एक क्या था, ये सैन्यवाद के दो महत्वपूर्ण पक्ष होते थे, जिसमें एक तरफ सैनिक की जो शक्ति है या शस्त्रों को क्या है काफ़ी अधिक तौर से बढ़ाना, और दूसरा लोगों में जो राज्य की जो नीति है, राज्य के लिए जो नियम बनाए गए हैं उस पर बिना सवाल किए उसे स्वीकारना, उसे पालन करना और उसके अनुसार चलना। तालिका 2 में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार ये सभी बड़े देश युद्ध की तैयारी कर रहे थे और सेना व शस्त्रों पर खर्च लगाकर बढ़ा रहे थे। यहाँ क्या है, मतलब किस तरीके से जो देश के बड़े ताकतवर या शक्तिशाली सेना के रूप में या शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना चाह रहे थे, वह देश किस तरीके से तैयारी कर रहे थे। तो वह सेना के तौर पर और शस्त्र अपने हथियार को किस तरीके से बढ़ाकर उन पर खर्च लगा करके उनमें वृद्धि की जा रही थी। तो यहाँ तालिका 64 में कुछ देश जो सैन्य खर्च जो 1880 से सन 1914 करोड़ पाउंड में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ब्रिटेन, रूस, इटली और फ्रांस ने कितने खर्च किए, ये स्थिति को दिखाया गया है। जो 1880 से लेकर के 1914 तक कितने खर्च किए, ये करोड़ पाउंड में दिखाया गया है। तो आगे हम देखेंगे, केवल 14 वर्षों में सन 1900 से 1914 के बीच सैनिक खर्च 2 करोड़ पाउंड से दोगुना हो गया। मतलब जो अस्त्र शस्त्र इकट्ठा किए जा रही है, सैनिकों में जो खर्च की जा रही थी वह काफ़ी मात्रा में बढ़ती जा रही थी। इन देशों में बहुत से कारखाने केवल शस्त्र उद्योग पर आधारित थे। जो देश क्या थे, बहुत सारे देश ऐसे भी थे, कहा गया है, जो कारखाने क्या है, केवल शस्त्र उद्योग, जहाँ पे हथियारे, बम या ऐसे अन्य तरह के हथियार तैयार किए जाने वाले उद्योग स्थापित हुए थे। और बहुत से पूंजी उनमें यही सोचकर निवेश कर रहे थे कि युद्ध होगा तो इनकी मांग और बढ़ेगी और वे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। निवेश मतलब खर्च, जो अस्त्र शस्त्रों में जो खर्च की जा रही थी वह अगर यदि युद्ध होगा तो इनकी मांगे, जो आवश्यक चीज़ें हैं उनकी मांगे क्या हो जाएंगी, बढ़ने लगेंगी, जिससे क्या है उन्हें क्या है अधिक मात्रा में मुनाफा मतलब फ़ायदा हो सकेगा। ऐसा नहीं कि यूरोप के सारे लोग अपनी सरकारों के दावों को मानकर युद्ध करने के पक्ष में हो गए। ऐसा नहीं था कि यूरोप के जो सारे लोग थे वह सरकारों के दावों को मानकर युद्ध करने के पक्ष में हो गए थे, ऐसा नहीं। लेकिन यूरोप के देश में युद्ध विरोधी धारा धीरे धीरे विकसित हो रही थी। जो युद्ध की भावना थी, ये युद्ध वो क्या है, धीरे धीरे विकसित या फैलती चली जा रही थी, जिसमें मुख्य रूप से मजदूर आंदोलन और महिला अधिकार आंदोलन के लोग जुड़े हुए थे। जिसमें सबसे ज़्यादातर क्या है, मुख्य तौर से मजदूर आंदोलन और साथ ही साथ महिलाओं द्वारा महिला अधिकार की जो मांग चल रही थी या आंदोलन चल रहे थे, उससे सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे। उन्होंने यह कर युद्ध का विरोध किया कि यह लोगों की भलाई के लिए नहीं बल्कि शासकों के हित में था। जो युद्ध हो रहा था वह क्या है, जो विरोध किया जा रहा था वह क्या है, लोगों की भलाई के लिए नहीं बल्कि क्या है, शासकों के हित में हो रहा था। महिला आंदोलन ने कहा, हालांकि युद्ध करने का निर्णय पुरुष अपनी शान के लिए करते हैं, पर इसका वास्तविक बोझ महिलाओं को ही ढोना पड़ता है। ये जो आंदोलन हो रहे थे उसके बारे में कहा गया है कि युद्ध जो निर्णय जो लिए जाते हैं वह पुरुष अपने शान के लिए करते हैं, लेकिन वास्तविक बोझ या जो वास्तविक जो समस्या है वो किसको, महिलाओं को ही झेलना पड़ता है। सन 1914 में युद्ध के खिलाफ बोलने वालों में जर्मनी के कार्ल लाइबनिट्ज़, पोलैंड के राजा लग्जमबर्ग, रूस के लेनिन और ब्रिटेन के सिल्विया पॉकहार्ट्ज़ प्रमुख थीं। लेकिन सन 1914 में युद्ध विरोधियों की आवाज़ें दबकर रह गई। मतलब उनकी जो आवाज़ थी, जो वो बात जो छिड़ी थी वह क्या है, सिर्फ
आवाज़ बनकर रह गई और वह अंततः क्या है, दब गई। जब युद्ध में हजारों लोग मारे गए या अपाहिज होकर घर लौटने लगे तो युद्ध की वास्तविकता सामने आने लगी और लोगों में विरोधी भावना प्रबल होने लगी। अब क्या है, जो 1914 में जो युद्ध छिड़े या उस युद्ध में जो लोग मारे गए या जो अपाहिज हो गए, घायल हो गए, जब वो वापस लौटने लगे तो वास्तविकता यह भी आने लगी कि किस तरीके अब लोग उनके विरोधी जो भावना है वो काफ़ी अधिक फैलने लगी और यह क्या है, युद्ध को और अधिक बढ़ावा दे रही थी। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, अब देखते हैं। संक्षिप्त में हम यही कह सकते हैं कि 19वीं सदी में ऐसे राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई जो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं चाहते थे। 19वीं सदी में जो स्थिति हमने पिछले पेज में भी देख चुका है कि किस तरीके से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं चाहते थे, बल्कि एक तानाशाह शासन व्यवस्था चाहते थे जिसमें वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाना या अपनी इच्छा से कार्य करना चाहते थे और सत्ता अभी भी पुराने अभिजात वर्ग के हाथ में ही थी, जो क्या है, शक्तिशाली और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने में लगे हुए थे। उसी समय इन देशों का औद्योगिकरण भी हो रहा था। उन देशों को में क्या है उसी समय उसी स्थिति में 19वीं सदी की स्थिति में ही क्या है, औद्योगिक में उद्योगों में भी विकसित होते हुए दिखाई दे रहा था, जिसके कारण उनके बीच क्या है, तीव्र प्रतिस्पर्धा थे या एक दूसरे के प्रति जो मुकाबले की भावना थी वह क्या होने लगी, उभरने लगी। एक और नए उभर रहे देश अपने लिए जगह बनाना चाहते थे, इस कारण देश के बीच संतुलन बिगड़ रहा था। हर एक देश क्या चाहता था, अपने आप को शक्तिशाली, जिसके पास धन संपदा भी परिपूर्ण हो, औद्योगिकरण में भी आगे हो। तो इस वजह से जो होड़ बढ़ रही थी वह क्या है, देश के बीच में जो संतुलन बना हुआ था वह बिगड़ता जा रहा था। दूसरी ओर कई ऐसे राष्ट्र थे जो अब स्वतंत्र होना चाहते थे और वे पुराने साम्राज्य का विघटन चाहते थे। विघटन मतलब अलग अलग या फिर टूटना। वह एक तो आज़ाद होना चाहते थे स्वतंत्र रूप से और साथ ही जो पुराने साम्राज्य थे उनसे वह अलग होना चाहते थे। इससे भी अंतर्राष्ट्रीय संतुलन बिगड़ने लगा। युद्ध होगा ही यह मानकर विभिन्न देशों ने आपस में गुप्त संधियां कर रखी थी, जिसके चलते दो देशों के बीच का झगड़ा देखते ही देखते विश्व युद्ध में बदल गया। क्या है, संतुलन तो ये क्या है, जो होड़ थी या स्वतंत्रता की वजह से देश के बीच में क्या असंतुलन बिगड़ने लगा और साथ ही साथ जो देश क्या है, स्थिति को देखते हुए लोगों ने आपस में एक दूसरे से गुप्त संधियां जो समझौते कर रखे थे, जिसमें क्या थी, एक दूसरे की कोई भी देश उस पर मुकाबला करेगा या आक्रमण करेगा, उस स्थिति में वह देश उसे सहयोग देगा। तो यह देखते ही देखते क्या है, एक दूसरे देश के बीच में झगड़ा होते देखते देखते विश्व युद्ध में यह परिवर्तन हो गया। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन देशों में अति राष्ट्रवादी भावना तथा सैन्यवाद जड़ कम हो चुका था। मतलब जो भावना थी वह क्या है, देश में जो राष्ट्रवाद के प्रति जो भावना थी वह बिगड़ती चली गई थी और सैन्यवाद जड़ जमा चुका था। मतलब सेना के जो संगठन गुट था या अस्त्र शस्त्र थे वह काफ़ी अधिक प्रभावशाली हो चुका था। इनके चलते आम लोगों में भी युद्ध के प्रति एक उत्साह बन गया, लेकिन शीघ्र ही युद्ध के परिणाम आने से युद्ध के प्रति यह उत्साह अपने शासकों के प्रति आक्रोश में बदलने लगा। यहाँ क्या है, सैन्यवाद की वजह से तो काफ़ी अधिक मात्रा में लोगों को उकसाया गया था, लेकिन धीरे धीरे यह शीघ्र ही मतलब जल्द ही यह युद्ध क्या है, उसके जो युद्ध हो रहे थे वह परिणाम सामने देखने को मिला। जो क्या है, युद्ध के प्रति क्या होने लगा, अब शासकों के प्रति आक्रोश गुस्सा उत्पन्न होने लगा और यह बदलने भी लगा। अब हम अगला हेडिंग देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं। कौन कौन सी प्रथम विश्व में जो घटनाएं घटी उनके बारे में। अपने राजकुमार के मारे जाने पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर 28 जुलाई सन 1914 को आक्रमण कर दिया। ये हमने पिछले पेज में भी देखा और पढ़े भी इसके बारे में कि किस तरीके से सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में युद्ध की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी। सर्बिया की मदद से रूस ने ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया। फ्रांस ने भी रूस की मदद की घोषणा की। जर्मनी ने रूस के विरुद्ध 1 अगस्त और फ्रांस के विरुद्ध 3 अगस्त 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी गई। जर्मनी ने फ्रांस पर तेजी से आक्रमण करने के लिए बेल्जियम के मार्ग पर अपनी सेना भेजना शुरू किया
तो ब्रिटेन ने 4 अगस्त को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी गई। यहाँ देखिए किस तरीके से क्या है, प्रथम विश्व युद्ध इतना तीव्र गति से फैलता चला जा रहा था और क्या है, एक देश दूसरे देश से युद्ध की घोषणा करते जा रहे थे। इस प्रकार यूरोप के सारे प्रमुख देश तथा उनके विश्वव्यापी उपनिवेश युद्ध में शामिल हो गए थे। यूरोप के जो बहुत सारे देश थे या प्रमुख देश थे, उनमें से विश्वव्यापी जो उपनिवेश, जो जिन देशों को उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया हुआ था, वह देश भी उसमें शामिल होते चले गए थे। 23 अगस्त को जापान ने जर्मनी के विरुद्ध लड़ने की घोषणा की और अक्टूबर में तुर्की रूस के विरुद्ध बमबारी करके युद्ध में सम्मिलित हो गया। वह भी क्या है, 23 अगस्त को जो जापान ने जर्मनी के विरुद्ध जो युद्ध की घोषणा की थी, वह धीरे धीरे क्या है, फैलता चले गया और युद्ध में शामिल होते चले गए। इटली पहले तो जर्मनी के खेमे में रहता था, मगर अप्रैल 1915 में एक गुप्त संधि के द्वारा वह ब्रिटेन के साथ हो गया। यहाँ हमने गुप्त संधियों के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से एक देश दूसरे देश की मदद करेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, इटली में पहले तो जर्मनी के खेमे में था, मतलब उसके समकक्ष में था, लेकिन जब 1915 में एक गुप्त संधि हुई तो वह क्या है, ब्रिटेन के साथ हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में तटस्थ था। उसके ब्रिटेन और फ्रांस से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। क्या है, अमेरिका क्या है से तटीय क्षेत्र में होने की वजह से क्या है, ब्रिटेन और फ्रांस में उसके संबंध अच्छे थे, जो व्यापारिक संबंध थे। उसकी कंपनियां उन्हें खाद्य सामग्री और युद्ध सामग्री बेचकर मालामाल हो रही थी। इन देशों को ऋण देकर ब्याज कमा रही थी। जर्मनी की कोशिश थी कि अपनी नौसेना के बल पर वह ब्रिटेन व फ्रांस का दूसरे देशों के साथ संपर्क खत्म कर दे। वह क्या है, कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से जो नौसेना शक्ति, जो बल है, वह किस तरीके से ब्रिटेन और फ्रांस को एक दूसरे के संपर्क के साथ उसे क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ताकि उनका जो व्यापार है वह बंद हो और उन्हें कोई सहायता ना मिले, किसी भी तरीके से कोई भी मदद ना मिले। इस कारण वह ब्रिटेन में आने वाले अमेरिकी जहाज़ों पर हमला करने लगा। इसी तरीके से उन्होंने क्या करने लगा कि जो भी देश है क्या है, ब्रिटेन में आने वाले जो भी अमेरिकी जहाज़ पर वह हमला करना शुरू करने लगा। जहाँ तक कि जर्मन की पनडुब्बियों ने एक अमेरिकी सामान्य यात्री जहाज़ के सारे यात्री सहित डुबो दिए गए। यह क्या है, जर्मनी की पनडुब्बियों ने क्या किए, एक अमेरिकी की जो सामान्य जहाज़ थी और उसमें क्या है, उसमें के जो सारे यात्री हैं उसको क्या है, डुबो दिया गया। इससे क्रुद्ध होकर, मतलब गुस्से में होकर, अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। इसके साथ ही विश्व पर हर महाद्वीप युद्ध की चपेट में आ गया। इस तरीके से यह युद्ध क्या है, बढ़ता चला गया और यह महाद्वीप पूरे महायुद्ध में फैलती चली गई और यह विश्वव्यापी भी हो गई। इस युद्ध में शुरू में जर्मनी को सफलता मिली। वह फ्रांस की ओर बढ़ने में सफल रहा और रूस के आक्रमण को पराजित कर पाया, किंतु शीघ्र ही ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी की बढ़त पर रोक लगा दी। उसने क्या किया कि जो ब्रिटेन और फ्रांस जो मिलकर जर्मनी की ओर जो बढ़ रहे थे, उसे उन्होंने रोक लगा दी। एक लंबे समय तक दोनों सेनाएं एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकती रही। पूर्व में रूस को हार का सामना करना पड़ा और अंत में वहां सन 1917 में क्रांति हुई, जिसका एक प्रमुख ध्येय लोकतंत्र और युद्ध समाप्ति था। जिसका ध्येय मतलब उद्देश्य जो क्या था, लोकतंत्र और युद्ध की जो समाप्ति थी उसे समाप्त कर देना। रूस की क्रांतिकारी सरकार जर्मन से समझौता करके युद्ध से अलग हो गई। इस तरीके से वह क्या है, अपनी जर्मनी समझौता करते हुए इस युद्ध से क्या है, रूस की क्रांतिकारी सरकार जो थी जर्मनी से समझौता करके अपने आप को वहाँ से अलग कर लिया। उसी समय सन 1917 में अमेरिका के युद्ध में प्रवेश से उसके असीम साधन जर्मनी के खिलाफ उपयोग में आए गए। ये क्या है, उसी से मतलब 1917 की स्थिति में जब अमेरिका के युद्ध में जब प्रवेश हुआ या आने लगे वो, तो उस समय जो असीम संसाधन जो क्या है उसके पास
भरे पड़े थे वह जर्मनी के खिलाफ उपयोग में लाए गए। अमेरिका के युद्ध में प्रवेश से निर्णायक मोड़ आ गया और जर्मन में सम्राट कैसर विलियम के खिलाफ लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्रांति हुई। जब अमेरिका इस युद्ध में, विश्व युद्ध में जब शामिल होने लगा, तो जर्मनी के जो सम्राट थे कैसर विलियम द्वितीय ने एक खिलाफ क्या है लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्रांति होना शुरू हो गया। क्रांतिकारी सरकार ने युद्ध समाप्ति के लिए कदम उठाया और अमेरिका के पहल पर 11 नवंबर 1918 में युद्ध विराम की घोषणा कर दी। ये क्रांतिकारी सरकार ने जो युद्ध की समाप्ति के लिए जो कदम उठाया था उसकी पहल किसने की थी? अमेरिका के पहल पर 11 नवंबर 1918 में इस युद्ध को रोक दिया गया। इस प्रकार 4.25 वर्ष चलने वाला यह युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। इस युद्ध में लगभग 80 लाख सैनिक मारे गए, लगभग 20 करोड़ व्यक्ति घायल हुए। इस जो क्या है जो 4.5 वर्ष की जो युद्ध चल रहे थे उसमें क्या है 80 लाख सैनिक मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हो गए। युद्ध के कष्ट सहने के कारण मतलब जो जोखिम हुए थे या घायल हुए थे वो काफ़ी लोग मर गए। कुल मिलाकर विभिन्न राष्ट्रों को 40,000 मिलियन पाउंड का आर्थिक भार वहन करना पड़ा। जो खर्च हुआ उसका भार उठाना पड़ा और अस्त व्यस्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने का प्रयास करना पड़ा। जो युद्ध में जो नुकसान हुआ था या क्षति हुई थी उससे काफ़ी अधिक नुकसान हो गया था। तो उस व्यवस्था को फिर से एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था वापस पटरी लाने के लिए लोगों ने फिर से प्रयास करने लगे। यहाँ पे स्थिति दिखाया गया है कि उस समय 7.4 में ट्रेच में जीवन का आदर्श चित्र किस तरीके से वहाँ लोग युद्धों में रहा करते थे। उस स्थिति को 7.5 में चित्र में दिखाया गया ट्रेच में जीवन का एक वास्तविक फोटो की किस तरीके से लोगों को, घायल लोगों को कैसे उनकी देखरेख की जाती थी, कैसे वो छिपकर युद्ध करती है, इस स्थिति को दिखाया गया है। तो बच्चों आज के लिए हम इस लेसन से यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सैन्यवाद का लोगों के जीवन और विचारों पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 है औद्योगिकरण और विश्व युद्ध में क्या क्या संबंध आप देख सकते हैं, विस्तार से चर्चा कर लिखें। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिए जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।